नई उम्मीदें, नए सपने और नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा। मैं हूं आपके साथ भावना नायर। बिल्कुल, और मैं हूं आपके साथ संध्या शर्मा, जहां हम आज नया सवेरा में बात करेंगे नए भारत की। प्रेस रिपोर्ट्स भी आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ आत्मनिर्भर होते भारत की बात भी होगी। आर्थिक विकास की भी आपको दिखाएंगे झलक। खेल जगत में क्या हुआ है हिट, कैसे रह सकती है आपकी सेहत फिट, बात होगी इस पर भी। और साथ ही साथ आप तकनीक से जुड़े रहें, इसलिए बात होगी टेक टॉक की भी। नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, जहां होगा हमारा खास सेगमेंट वर्ल्ड वॉच, तो वो हर बात जो आपके दिन को बनाएगी खास। चलिए शुरुआत कर लेते हैं नया सवेरा की और देख लेते हैं क्या है आज की सुबह की मुख्य हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वितरित करेंगी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को बेहतरीन अभिनेता और रानी मुखर्जी को दिया जाएगा बेहतरीन अभिनेत्री का पुरस्कार। मोहनलाल को दिया जाएगा प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में कई विकास कार्यों की करेंगे शुरुआत। गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव का करेंगे उद्घाटन। अहमदाबाद में करेंगे समीक्षा बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर अमेरिकी विदेश मंत्री से की मुलाकात। व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग पर हुई चर्चा। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन। आज हो रही है मां दुर्गा के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी की पूजा। आदि शक्ति के जयकारों से गूंजे मां के दरबार। और एशिया कप क्रिकेट में आज श्रीलंका और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। दोनों टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति। सुपर 4 के शुरुआती मैच में दोनों टीमों को मिली थी शिकस्त। और शुरुआत कर लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज फिल्म क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगे। इस दौरान 2023 के लिए बाबा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाएगा। वहीं कोविड-19 के कारण ये पुरस्कार समारोह 2 साल पीछे के आधार पर चल रहा है। प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और निर्माता मोहनलाल को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं विधु विनोद चोपड़ा की 12वीं फेल को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि कटहल और जैकफ्रूट मिस्ट्री को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। फिल्म जवान के लिए शाहरुख खान और 12वीं फेल के लिए विक्रांत मैसी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार साझा करेंगे। जबकि अगर बेहतरीन एक्ट्रेस की बात करें तो रानी मुखर्जी ने मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में अपने दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। तो आज राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देने वाली हैं। इसके साथ साथ अगर संध्या देखें तो आज केंद्रीय गृह मंत्री का गुजरात दौरा है। बिल्कुल भावना, तो केंद्रीय गृह मंत्री का जो दौरा है उसी से जुड़ी हुई खबर भी अपने दर्शकों को बता देते हैं और बता देते हैं कि आज उनके कौन कौन से कार्यक्रम हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहने वाले हैं और अमित शाह गुजरात में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री गांधीनगर में इफ्को द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण करेंगे और स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद अमित शाह गांधीनगर के सर्किट हाउस में अहमदाबाद नगर निगम के विभिन्न कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे और इसके बाद कलोल में प्रसादम भोजन रथ का उद्घाटन भी करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि कलोल नगर पालिका के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। अमित शाह मानसा में कृषि उपज मंडी समिति के नए कार्यालय का उद्घाटन और सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मानसा में ही सोनी सूर्याबेन ढायालाल स्कूल परिसर का शुभारंभ भी आज केंद्रीय गृह मंत्री करने वाले हैं। अगर नवरात्र का मौसम चल रहा हो और केंद्रीय गृह मंत्री गुजरात न पहुंचे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो शाम को नवरात्र के शुभ अवसर पर मानसा के बहुचर माताजी मंदिर में पूजा अर्चना करने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां जाने वाले हैं। वहीं अगर बात करें गांधीनगर में केसरिया गरबा नवरात्रि उत्सव की, तो यहाँ भी अमित शाह भाग लेने वाले हैं और सार्वजनिक गरबा उत्सव में भी वे शामिल होंगे।
और नवरात्र के इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के एक गरबा महोत्सव में शामिल हुए और माता रानी का आशीर्वाद भी लिया। अमित शाह ने इसकी कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर साझा की और लिखा है कि गरबा गुजरात के सांस्कृतिक गौरव की पहचान है। अहमदाबाद में गरबा महोत्सव की धूम रहती है। नवरात्र चल रहे हैं और ऐसे में गुजरात में गरबा महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पे। ऐसे में कल केंद्रीय गृह मंत्री एक ऐसे ही आयोजन में पहुंचे जहां उन्होंने पूजा अर्चना करी, आरती करी और गरबा महोत्सव में शामिल हुए। बिल्कुल, और रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष मार्क रूबियो से संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान मुलाकात की। उन्होंने लिखा, न्यूयॉर्क में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिलकर अच्छा लगा। हमारी बातचीत में वर्तमान चिंता के कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रगति के लिए निरंतर सहयोग के महत्व पर सहमति हुई। अगर भारत अमेरिका रिश्तों की बात की जाए तो एक बार फिर गति पकड़ चुके हैं ये रिश्ते और जब विदेश मंत्री अपने समकक्ष से मिलते हैं तो इस मुलाकात को वो बेहद ही मानते हैं कि अहम रही है, महत्वपूर्ण रही है और भारत और अमेरिका के बीच इस समय व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, नई प्रौद्योगिकी और वीजा जैसे प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर बातचीत को आगे बढ़ाया जा रहा है। अमेरिकी प्रशासन द्वारा हाल ही में नई वीजा शुल्क व्यवस्था पर दी गई स्पष्टता ने भारतीय आईटी कंपनियों और स्टार्टअप्स को राहत दी है। वहीं बात करें संध्या कुछ भारतीय निर्यातों की, तो टैरिफ का सवाल अब भी समाधान की प्रतीक्षा में है और ये प्रतीक्षा में है कि कब ट्रंप जिन्होंने भारत में 50% टैरिफ लगाया हुआ है उस पर वो क्या स्पष्टीकरण। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से सकारात्मक रिश्ते लगातार आगे बढ़ रहे हैं तो उम्मीद भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात कर भारतीय यूरोपीय संघ साझेदारी, यूक्रेन और गाजा संघर्ष पर चर्चा की। ये चर्चा नए रणनीतिक एजेंडे और यूरोपीय देशों द्वारा फिलिस्तीन को बढ़ती मान्यता के बीच हुई है। डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि न्यूयॉर्क में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों से उनकी अनौपचारिक बैठक में मिलकर खुशी हुई। साथ ही उन्होंने बैठक की मेजबानी के लिए यूरोपीय संघ के महासचिव काजा कल्लास का धन्यवाद भी किया। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब बदलते बिहार की, क्योंकि बिहार बदलता हुआ नजर आ रहा है और बिहार में इस समय चुनाव भी आने वाले हैं। ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं तमाम राजनीतिक पार्टियां इस समय कोशिशें जारी रख रही हैं कि किस तरीके से जनता को वादों के साथ लुभाया जाए। साथ ही साथ विकास कार्यों की भी बात करें तो संध्या लगातार बिहार प्रगति पथ पर आगे बढ़ चुका है। बिल्कुल भावना, और इसीलिए कहते हैं ना कि डबल इंजन की जब सरकार होती है तो विकास ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ता जाता है। तो आपको बता दें कि बिहार में पूर्णिया एयरपोर्ट आम मुसाफिरों के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। अब कोसी और सीमांचल के लोगों को बागडोगरा या दरभंगा पटना एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लोग पूर्णिया से सीधे अहमदाबाद और कोलकाता के लिए उड़ान भर रहे हैं। डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता राजेश राज ने पूर्णिया एयरपोर्ट के डायरेक्टर दीप प्रकाश गुप्ता से खास बातचीत की और आने वाले दिनों में पूर्णिया एयरपोर्ट पर और क्या-क्या सुविधाएं मिलने वाली है उसका भी जायजा लिया है। पहले बिहार में अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत कम एयरपोर्ट थे। कोसी और सीमांचल के लोगों के लिए पूर्णिया एयरपोर्ट पूरी तौर पर तैयार है, जिसका पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया, उसे राष्ट्र को समर्पित किया। पूर्णिया एयरपोर्ट के शुरू हो जाने से कोसी और सीमांचल के लोगों के लिए ये एयरपोर्ट कैसे गेम चेंजर साबित होगा, ये बताने के लिए आपको हम एयरपोर्ट के भीतर ले चलेंगे और बातचीत करेंगे एयरपोर्ट के डायरेक्टर दीप प्रकाश गुप्ता से। दीप प्रकाश जी, पूर्णिया एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है, कितना रिस्पॉन्स है, किस तरीके से पैसेंजर्स आ रहे हैं और अभी तक जो है कितना पैसेंजरों का रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा मिल रहा है? 17 तारीख से इसका प्रचालन जो है नियमित रूप से हो रही है। मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार तक फ्लाइट्स हैं। पैसेंजर का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, फ्लाइट भर के जा रही है। 70-80% से ज़्यादा लोड फैक्टर के साथ फ्लाइटें चल रही है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस है और इसको देखते हुए एयरलाइंस जो अगले महीने से दिल्ली और हैदराबाद भी जोड़ने की कोशिश में है। इन्होंने, क्योंकि लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग है कि दिल्ली के लिए फ्लाइट शुरू हो ताकि हम देश की राजधानी तक सीधा जो है वो कनेक्ट हो पाए। बिल्कुल, और चूंकि अभी सोमवार से शुक्रवार तक का हमें वॉच आवर्स मिला हुआ था आईएफ से, तो हमारे पास में अब शनिवार और रविवार को भी चलाने की अनुमति आईएफ से मिल गई है।
तब इसके अनुसार एयरलाइंस अपना फ्लाइट चला सकती है शनिवार इतवार को भी, तो वो भी 2 दिन का एक्स्ट्रा मिल जाएगा हमें। आने वाले दिनों में एयरपोर्ट जो है और कैसे विकसित होगा? क्या कोई और टर्मिनल भवन बन रहा है? इस तरह की खबरें आ रही हैं। ये टर्मिनल बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं केवल रिकॉर्ड 138 दिन में इसको बनाई गई है और यहाँ पे अभी 300 पैसेंजर्स की इसकी कैपेसिटी है एट ए टाइम। तो अभी वर्तमान के लिए तो ये सही है। आगे की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमारे टर्मिनल बिल्डिंग के जस्ट बगल में न्यू टर्मिनल बिल्डिंग आ रही है, उसमें इंटरनेशनल भी रहेगा। पैसेंजर को और बेहतर सुविधा मिले, हम अपना एप्रन बना रहे हैं जिसमें कि 4 हवाई जहाज एयरबस और 1 ATR छोटी वाली, एक साथ 5 हवाई जहाज उस पर लग सकती है। तो वो भी काम चल रहा है। तो ये सारे काम जो है आपको नजर आने लगेंगे अगले साल तक। पूर्णिया एयरपोर्ट कोसी और सीमांचल के लोगों के लिए आने वाले दिनों में गेम चेंजर साबित होगा। यह एयरपोर्ट यहाँ के लोगों के लिए खुशहाली लाने वाला है। कैमरामैन शिव सुमन के साथ पूर्णिया एयरपोर्ट बिहार से मैं राजेश राज, DD न्यूज के लिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ पूर्णिया से ही हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, अभी आपकी रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से बिहार में बदलाव की बयार है। आप खुद किस तरह से महसूस कर पा रहे हैं बिहार में इस समय जिस तरह से निरंतर प्रगति हो रही है, लगातार जिस तरह से विकास हो रहा है, उसको हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए, मैं पूर्णिया में मौजूद हूँ संध्या, जो कोसी और सीमांचल की हृदय स्थली कही जाती है। और यह सिर्फ कोसी और सीमांचल की हृदय स्थली नहीं है, बल्कि ये मक्का उत्पादन के लिए भी इस इलाके को जाना जाता है, क्योंकि मक्का की बहुत बड़ी मंडी यहाँ पर है। मखाने की खेती होती है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मखाना बोर्ड का भी शिलान्यास किया है और कहीं ना कहीं जो मखाना है, मखाना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए भारत सरकार लगातार जो है वो कोशिश कर रही है। जब एयरपोर्ट की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में कल जब मैं एयरपोर्ट के भीतर था, जब हमने बहुत सारे मुसाफिरों से बातचीत की, जो हम बाद में अगली स्टोरी में उसे दिखा पाएंगे, उन मुसाफिरों के चेहरे जो थे वो बिल्कुल खिले हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि हवाई चप्पल वाले जो लोग हैं उनका हवाई सफर, वो दृश्य कल हमने अपने कैमरों में कैद किया कि हवाई चप्पल पहनकर जो मजदूर क्लास के लोग थे वो भी हवाई जहाज में सफर कर रहे थे। क्योंकि पूर्णिया से पहले एयरपोर्ट की यात्रा जो थी वो बहुत दुभर थी। बागडोगरा जो पश्चिम बंगाल में आता है वो लगभग 200 किलोमीटर, पटना जो है यहाँ से लगभग 300-350 किलोमीटर, दरभंगा 200 से ज्यादा किलोमीटर, वहां जाकर लोग फ्लाइट जो है वो पकड़ा करते थे। अब सीधे पूर्णिया में लोग फ्लाइट पकड़ रहे हैं, अहमदाबाद के लिए सीधी यात्रा कर रहे हैं, कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए बेंगलोर जा रहे हैं। दिल्ली के लिए सेवा नहीं शुरू हुई है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि 1 हफ्ते के अंदर दिल्ली के लिए भी सेवा शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि पूर्णिया एयरपोर्ट कहीं ना कहीं बिहार के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। जो इलाका कभी फ्लड के लिए जाना जाता था, जिस इलाके को आप कभी बाढ़ के लिए जानते थे, कोसी अपने रास्ते को बदलने के लिए जानी जाती थी और घर बार उजड़ जाते थे लोगों के। कोसी की बाढ़ जो थी वो प्रलय मचाती थी और पूरा इलाका जलमग्न हो जाता था। उसी कोसी और सीमांचल में एयरपोर्ट की परिकल्पना हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को इसे राष्ट्र को जब समर्पित किया, तो यहाँ अगल बगल के जो 10 जिले के लोग हैं, सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, खगड़िया, इन तमाम जिले के जो लोग हैं, कटिहार, इनके चेहरे खिले हुए हैं। यहाँ तक कि भागलपुर की दूरी यहाँ से भी बहुत दूर नहीं है। भागलपुर के भी लोग यहाँ आकर आराम से एयरपोर्ट पर आकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। तो कलकत्ता जाने वाले लोग, अहमदाबाद जाने वाले लोग, जो कपड़ा व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी यात्रा करेंगे तो कपड़ा उद्योग को भी पंख लगेंगे। मक्का जो है वो दुनिया भर के मुल्कों तक पहुंच सकेगा और मखाना को एक नया ब्रांड बनाने में बिहार कामयाब होगा। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णिया का यह एयरपोर्ट आने वाले दिनों में गेम चेंजर होगा और कहीं ना कहीं इस पूरी इलाके की जो अर्थव्यवस्था है वो इस एयरपोर्ट से संचालित होगी, क्योंकि किसी भी राज्य की प्रगति में कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा योगदान होता है। और 4 लेन से अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में यह इलाके जो है वो जुड़ चुके थे, शिलान्यास हो चुका था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा कार्यकाल है 2014 से लेकर अब तक, उसमें कहीं ना कहीं इस इलाके में बहुत सारे बड़े काम हुए हैं, जो इस इलाके के लोगों के लिए राहत की खबर है।
बिल्कुल आर्थिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ चुका है इस समय हमारा बिहार का सीमांचल क्षेत्र, जिसमें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया आए तो वो जानते थे कि किस तरीके से पूर्णिया में टर्मिनल को इनॉग्रेट करना है और कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचे से उसको जोड़ना है। साथ ही इसके साथ साथ आर्थिक प्रगति तो होगी ही, रोजगार का सृजन भी होगा। राजेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में टर्म लाइफ इंश्योरेंस से GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे टर्म लाइफ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अपने सफर को बढ़ाते हैं आगे और आपको बता दें कि असम के प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का अंतिम संस्कार आज दोपहर गुवाहाटी के सोनापुर में किया जाएगा। अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने जुबिन को श्रद्धांजलि दी है। पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों से आए लोगों ने गुवाहाटी के अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस महान गायक को अंतिम श्रद्धांजलि दी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि लोगों की मांग पर जुबिन गर्ग के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम दोबारा आज गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में किया जाना है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधि अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। जुबिन गर्ग का पिछले शुक्रवार सिंगापुर में डूबने से निधन हो गया था। जुबिन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में प्रस्तुति देने सिंगापुर गए थे। जुबिन गर्ग 2006 में फिल्म गैंगस्टर के गाने या अली से बॉलीवुड में सुर्खियों में आए। उन्होंने 40 भाषाओं में 38,000 से ज्यादा गाने गाए। उनका पहला एल्बम अनामिका 1992 यानी कि 1992 में आया था। पूर्वोत्तर राज्यों में वो एक गायक, गीतकार, संगीतकार, फिल्म निर्माता और अभिनेता से बढ़कर एक सांस्कृतिक और परोपकारी व्यक्ति के रूप में लोकप्रिय थे। गुवाहाटी से इस समय हमारी संवाददाता सुबीना जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। सुबीना का रुख करेंगे। सुबीना, कैसे गायक जुबिन गर्ग को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने की प्रक्रिया क्या शुरू हो चुकी है और जो दूसरा पोस्टमार्टम होना था सुबीना, क्या वो हो चुका है? जी भावना, जो सुबह ही 3:30 बजे जो है जुबिन गर्ग का जो शव वो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया गया और अभी कुछ ही क्षण में उनका जो है पोस्टमार्टम होगा, जहां के एम्स के डॉक्टर भी होंगे। ये सेकंड ऑटोप्सी होगा क्योंकि उनका जो पहला ऑटोप्सी हुआ था सिंगापुर में वो वर्चुअल था, MRI स्कैन के द्वारा किया गया था। तो इस यहाँ पे जब काफी सारे एलिगेशंस आए तो इसलिए असम सरकार ने ये डिसाइड किया कि दोबारा से एक फ्रेश ऑटोप्सी होगा ताकि कोई फर्दर एलिगेशंस की कोई गुंजाइश न रहे और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। और उसके बाद जो है पोस्टमार्टम होने के बाद जो है उनका जो है शव लिया जाएगा सोनापुर गुवाहाटी में, जो कुमारकुची एक विलेज है वहां पे एक लोकेशन रखा गया है। 10 बीघा का जमीन जो है असम सरकार ने दिया है जो कि NH37 के पास है। वहां पे उनका फाइनल राइट्स जो है परफॉर्म किया जाएगा, जहां पे कि उनके जो है परिवारजन, उनके जो पत्नी है, उनके जो क्लोज रिलेटिव्स है, जिनका लिस्ट में अराउंड 85 लोग हैं जो उनके फैमिली मेंबर्स है वो प्रेजेंट रहेंगे। साथ ही साथ जो है असम गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल लोगों को बुलाया है, जैसे कि मिनिस्टर्स हो गए, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए असेंबली के,
फिर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू जी भी आएंगे, फिर यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी भी आने की संभावना है। और साथ ही साथ जो है डेलीगेशन भी आएगा मेघालय गवर्नमेंट की तरफ से, रिप्रेजेंटेटिव, और ये सब कुछ चुनिंदा और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आंसू के ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से कुछ रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, फिर फ्रेटर्निटी से 1-2 रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। उसके अलावा जो है असम साहित्य सभा जो है वहां से रिप्रेजेंटेटिव। तो इन कुछ गिने चुने लोगों को बुलाया गया है उनकी फाइनल राइट्स के लिए, और कोई भी प्राइवेट व्हीकल्स अलाउ नहीं किया जाएगा, और सिर्फ उनको बसेस के थ्रू उनको लाया जाएगा। उसके बाद जो है उनके क्रिमेशन के बाद फाइनल जो उनके एक मेमोरियल साइट तो उसी लोकेशन पे बनाया जाएगा, और दूसरा जो है लोकेशन जो कि उनका होम टाउन है जोरहाट, उनकी जो अस्थियां है वो जोरहाट में लेके जाएंगे, उनके फैमिली को हैंड ओवर किया जाएगा। फिर उनकी फैमिली जो है जोरहाट में लेके उनको प्रवाहित करेंगे, क्योंकि नदी में, और जो है वहां पे एक मेमोरियल साइट बनाया जाएगा जोरहाट में। जुबिन गार्ग जो है उनकी एक लास्ट विश थी कि उनको जो है नदी में उनकी जो अस्थियां हैं वो प्रवाहित किया जाए, क्योंकि उनको एनवायरनमेंट से बहुत प्रेम था। और वो ना केवल एक आर्टिस्ट थे, फिल्म मेकर थे, प्रोड्यूसर थे, बट वो लोगों के लिए एक इमोशन थे, वो एक अपने में एक मूवमेंट थे, असम का रिप्रेजेंटेटिव थे, वो हमेशा असम के लोगों के लिए बोलते थे। और सबसे जो यूनिक क्वालिटी है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, कि उनकी परोपकारिता, उनका जो ह्यूमैनिटी पर्सपेक्टिव है, क्योंकि वो आम लोगों के साथ रहते थे। वो सेलिब्रिटी का जीवन कभी भी उस सेलिब्रिटी की तरह नहीं रहे। वो आप सब्जी वाले से लेके रिक्शा वाले तक, वो हर एक के साथ बैठ के उनसे बातें करते थे, जिसका जो भी प्रॉब्लम होता था उनको एड्रेस करते थे, फाइनेंशियल हेल्प हो, फिजिकल हेल्प हो। और वो काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में भी उन्होंने हेल्प किया, जिनमें से एक है उनका कोलागुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन, जिनमें वो ड्वार्फ आर्टिस्ट्स को प्रोत्साहित करते थे आगे आने में, और उनका एक थिएटर ग्रुप भी था। उसके अलावा गुवाहाटी में एक ब्लाइंड स्कूल है जिसको प्रोविंशियलाइज करने में उनका काफी बड़ा योगदान है। उसके अलावा वो विभिन्न जो असम के जो सोशल वर्क थे उनमें वो फ्लड्स हो गए, उनको लेके वो काफी एक्टिव थे। बिल्कुल सुबिना, यानी कि आज अंतिम सफर पर हैं सभी के ख्यात गायक और ऐसे कलाकार जिन्होंने ना केवल संस्कृति को जोड़ने का काम किया, बल्कि संस्कृति की छटा जो है वो देश ही नहीं बल्कि विदेश तक भी फैलाई। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और अब बात डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया है। इसी कड़ी में आज बात पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की, जो 2014 से प्रधानमंत्री बनने के बाद से वैश्विक मंचों पर लगातार बदलाव का मंत्र दे रहे हैं। पीएम मोदी ने दुनिया के सामने इस सवाल को मजबूती से रखा है कि संयुक्त राष्ट्र हो या IMF, WTO हो या विश्व बैंक और अन्य वैश्विक संस्थाएं, अगर इनमें सुधार नहीं हुए तो ये अपनी प्रासंगिकताएं खो देंगी। जून 1945 जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की राख से उठ रही थी, तब 24 अक्टूबर 1945 को गठित संयुक्त राष्ट्र ने एक आशा जगाई कि अब युद्ध नहीं होगा, सिर्फ न्याय होगा। छोटे और बड़े देश सम्मान के साथ अपना विकास कर सकेंगे। लेकिन आज 80 साल बाद ना युद्ध रुका, ना न्याय मिला। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से 2019 में मोदी की आवाज गूंजी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को 1945 की नहीं, आज की दुनिया का आईना होना चाहिए। उन्होंने साफ कहा था कि भारत
मानवता का छठवां हिस्सा है और इसलिए उसे और कुछ अन्य देशों को विश्व शांति के लिए फैसले लेने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल होना ही चाहिए। 2023 की G20 अध्यक्षता के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को टकराव की बजाय सहयोग की भूमि अपनाने की सलाह दी। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। G20 के इसी दिल्ली शिखर सम्मेलन ने एक नया इतिहास लिखा। अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता देकर Prime Minister Modi ji has been instrumental and has been a strong advocate for multilateral transformation of key governance institutions globally. Not only has he spoken about it, advocated for it, but when he had the lead of the G20, it was under India's presidency and the chairmanship of Prime Minister Modi ji that Africa became a voice and a member of the G20. भारत आज वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन भारत की आर्थिक ताकत IMF और विश्व बैंक की निर्णय प्रक्रिया में प्रतिबिंबित नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी बार-बार कहते हैं, अगर सुधार नहीं हुए तो IMF और विश्व बैंक अपनी वैधता खो देंगे। उनकी गूंज अकेली नहीं रही। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की आवाज भी भारत के सुर में सुर मिलाने लगी है। India has shown an amazing leadership and Brazil is counting very much with this friendship. जलवायु संकट पर बनी संस्थाओं के लिए भी मोदी ने नई दिशा दिखाई। UNFCCC जो महज सम्मेलन करने और जिम्मेदारियों को समझने वाली संस्था बनकर रह गई थी, उसके पूरक के रूप में उन्होंने पेरिस सम्मेलन के समय 23 नवंबर 2015 को इंटरनेशनल सोलर अलायंस की नींव रखी और फ्रांस को भी इसमें शामिल किया। मोदी ने वन अर्थ, वन सन, वन ग्रिड का प्रस्ताव दिया। भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि विश्व बंधु की भूमिका में खड़ा है और इसे इस मुकाम पर पहुंचाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। कभी विकास से कोसों दूर रहने वाले गांव की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के शासन में पूरी तरह बदल चुकी है। हर घर तक पहुंच रही है बिजली, सड़क, पानी, बन रहे हैं पक्के रास्ते। सरकारी योजनाएं अब सिर्फ कागजों में नहीं है, जमीनी हकीकत बन चुकी है। कैसे बदल रही है गांव की सूरत, देखिए हमारी इस खास पेशकश मेरा गांव आज में। पिछले 11 साल की कहानी, 2014 के बाद की कहानी, भारत में गांवों में अभूतपूर्व बदलाव की कहानी भी है। चाहे पानी के मुद्दे हों या सड़कें हों या खेती या जीविका, हर क्षेत्र बदलाव के नए नए असर देख रहा है। और डिजिटल क्रांति के आने के बाद तो इसका असर अलग अलग तरीके से गांव के लोगों तक पहुंच रहा है। चाहे ऑनलाइन पेमेंट्स हों या ट्रांजैक्शंस, चीज़ों को खरीदने की ताकत, या मंडी के दाम देखने हों या यात्रा की बुकिंग करवानी हो, न जाने कितनी असंख्य संभावनाएं गांव के लोगों के लिए खुल गई हैं जो पहले कभी नहीं थीं। आइए हम भारत के कई गांवों के सरपंचों से ही सुनते हैं बदलाव की ये कहानी। मोदी सरकार ने जो फंड दिया है, काफ़ी योजनाएं अपने गांव में कराई हैं, तो उसका भी हमें लाभ मिला है।
घर घर जाके कचरा गाड़ी के माध्यम से कचरा उठाना चाहिए। तो वो कचरा हमने उठाना शुरू कर दिया। एक आरआरसी सेंटर का निर्माण कराया। उस कचरे को आरआरसी सेंटर पर ले जाया गया। वहाँ कचरा छटाई करके उसका खाद तैयार किया जाने लगा। उस खाद को गांव में वितरित भी किया जाने लगा, जिससे किसानों को उसमें काफ़ी हद तक लाभ मिला। गांव की साफ सफाई, कचरा प्रबंधन पर जितना ख्याल है, सबको डोर टू डोर जाके जागृत किया है। उसके हिसाब से लोग सभी सपोर्ट कर रहे हैं। जैविक खाद बनाने के लिए मतलब इसमें हमारा खर्चा आता है 5-5.5 रुपये का, और 12 रुपये तक हमारा ये बिक जाता है। तो इसमें हमारे लोग काम करते हैं, 10 से 12 लोग काम करते हैं जब हम अपनी फिट भरवाते हैं। वाईफाई का पासवर्ड भी लिख रखा है पंचायत में, तो उससे लोग कनेक्ट करके उसका लाभ लेते हैं। ये जो वाईफाई योजना युवा के लिए इस गांव में क्रांतिकारी की तरह है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे मोदी सरकार द्वारा टेलीमेडिसिन की सुविधा जो दी जा रही है, उसमें मतलब कि जो लोग दूर विदर्भ नहीं जा पाते डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो उसमें टेलीमेडिसिन में MBBS डॉक्टर और PhD डॉक्टर ये जो होते हैं, मतलब कि गांव के लोगों को बुलाकर और इसमें उनको आमने सामने बिठाकर उनको परामर्श करवाया जाता है। पहले गांव में जो बच्चे थे प्राथमिक विद्यालय में फर्श पे बैठते थे, अब उसमें चेयर भी डलवाई गई हैं, उस पर चेयर पे बैठते हैं बच्चे। पीने के पानी के लिए टंकी भी लगवाई गई हैं। आंगनबाड़ी केंद्र का भी निर्माण कराया गया। WSP तालाब, सिल्ट चैम्बर, फिल्टर चैम्बर का भी अपने गांव में मैंने निर्माण कराया। तो मेरा गांव काफ़ी हद तक एकदम अच्छा हो गया। CCTV कैमरा हैं, जैसे कोई चोरी है और कहाँ जा रहे हैं, कौन कहाँ जा रहा है, ये इससे ये मालूम पड़ता है। हम अपने फ़ोन में कनेक्ट हैं और लैपटॉप में कनेक्ट हैं, तो उन्हें हम देख लें कि कौन कहाँ है। तो मतलब अगर कोई चोरी का डर या वैसा कोई डर ना आया फिर। स्वास्थ्य और स्वच्छता और शिक्षा पे विशेष ध्यान और स्वच्छता पे विशेष ध्यान दिया गया है। और ग्राम सभा में हमने स्वच्छता को लेकर काम किया है। उसमें हमने सभी घरों का जो ग्रे वाटर है वो गांव से बाहर किया है और सार्वजनिक शौचालय बनाया है। इंटरलॉकिंग, PVC और टाइल्स हमने पूरे गांव के रास्तों में लगवाए हैं। आंगनबाड़ी, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय तीनों का हमने पुनर्निर्माण किया। अब हमारे शिक्षण कार्य में हमारे यहाँ पे 2-2 तो कंप्यूटर हैं और माइक है, सब चीज़ की सुविधाएं हैं, फर्नीचर उपलब्ध है। धीरे धीरे अब ये है कि बच्चे में छात्र संख्या भी बढ़ रही है, पढ़ाई का स्तर भी बहुत अच्छा है। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा सहयोग कर रही है। वो इसमें हमारे बच्चों की ये छात्रवृत्ति की भी हम फॉर्म भरते, बच्चे छात्रवृत्ति भी निकाल लेते हैं। मुख्यमंत्री उदयमान छात्रवृत्ति और ये खेल वाला भी उसमें निकले हमारे बच्चे, इंस्पायर अवार्ड में भी निकले। जो इससे पहले यहाँ पे प्रधान रहे श्रीमती तनुजा चौहान, उन्होंने अभूतपूर्व काम जो है ग्राम पंचायतों के लिए किया और एक मॉडल ग्राम पंचायत बनाई है थाती धनारी को। थाती धनारी में जो ग्राम पंचायत है उसको सुदृढ़ करने के लिए सबसे पहले स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया। जैसे गांव में अंडरग्राउंड नालियां होती है और जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक किया गया, जो रास्ते हैं उनको सही किया गया और जो मूलभूत समस्याएं होती है स्वास्थ्य, शिक्षा और जो गांव की लोगों की समस्याएं होती है उन पर काम किया गया। अच्छी योजना ला करके जो ग्राम सभा का विकास हुआ और जैसे सड़क हुआ, पानी हुआ, बिजली हुआ, जहाँ जहाँ पर भी कमियां रह गई थी ये पूरा हुआ है।
हमारे विद्यालय में बस का निःशुल्क बस सेवा भी दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी और विधायक जी का मैं धन्यवाद करती हूं कि आपने हमारी ग्राम सभा के लिए आदर्श ग्राम पंचायत हाथी धनारी के लिए यह सोचा और हमें विद्यालय निःशुल्क बस दी है। पहले हमारे यहाँ शांति धाम में आने जाने की रास्ता नहीं था, जहाँ पे मैं एक सीसी माइनस हो ही जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा लिखा पढ़नी करने के लिए टाइम लगता है, तो हमारा खुद का बचत रहता है। तो पेटी से निकाल के जिस दीदी को अगर जरूरत है तो उस दीदी को हम तत्काल में हम उस बचत से उसका सहयोग भी करते हैं। 3-4 साल से हम लोग फिर ये उद्योगी संस्था से जुड़े। मोदी जी को धन्यवाद। हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हैं। ये तो प्रधानमंत्री आवास योजना मिलने से बहुत लोगों का घर मिला है। वो जल जीवन मिशन मिल रहा है, हर घर में पानी मिल रहा है, लोगों को पानी पीने के लिए सुविधा मिल रहा है।
छात्रा छात्री लोगों को भी पढ़ाई के लिए पैसा और स्कूल कपड़े मिल रहे हैं, जो मोदी जी को धन्यवाद करते हैं। हम लोगों को यहाँ पर पक्की सड़कें, स्कूल निर्माण हो रहा है जो पंचायत के तरफ से। हम लोग का इधर काजीरंगा में श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी एक बार आया भी था और वो यहाँ काजीरंगा अभयारण्य देखा हम लोग का, उसका वजह से हम लोग का यहाँ रोड डेवलप हुआ है, रास्ता घाट का उन्नयन हुआ है और बहुत सारा यहाँ डेवलप हो रहा है उसी का वजह से। पिछले साल हम लोग का जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काजीरंगा नेशनल पार्क घूमने के लिए आया था, जो जब नरेंद्र मोदी जी काजीरंगा घूम के चला गया, उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क में जो टूरिस्ट का जो टूरिस्ट ज़्यादा होने लगा, मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क को फॉलो करने लगा। हम लोग उसको बहुत थैंक यू सो मच मैं बोलना चाहता हूँ। भारत सरकार के तरफ से जो WSC की तरफ से हमारे मोहपरा को 50 महिलाओं को 45 दिन का एक ट्रेनिंग मिला था। उस ट्रेनिंग की तरफ से हम महिलाओं को बहुत स्वावलंबी हुआ था और बहुत फायदा हुआ था। सबसे पहले हमारे देश की नरेंद्र मोदी जी के लिए हमारे तरफ से धन्यवाद। उनके सहायता से हम लोगों का जल जीवन मिशन घर घर में मिल रहा है। अब हम महिलाएं उससे बड़ा खुश हैं। जैसे कि हमारे पानी पीने के पहले बिल्कुल सुविधा नहीं था, हर गांव में बीमारी होता था, लेकिन अभी हमारे गांव में बीमारी का बहुत कम हो रहा है। और सड़क के वजह से हम लोगों का मुसीबत झेलना पड़ता था, तो अभी सड़क भी बन गया है। तो इसीलिए हमारे तरफ से नरेंद्र मोदी जी के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पंचायत में हमने बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट की काम जो हमने किए हुए हैं, वो सारे काम जो है उसमें से बहुत से काम हम केंद्र से जुड़ी हुई PM योजना से हमें जो मिला हुआ है। ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಇತ್ತು ಕಾರಣ ನೀರಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೋದಿಯವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀರಿನ उसमें से ग्राम सड़क योजना, ग्राम सड़क बनने से पहले हमारा ग्राम का सड़कों का हाल बहुत खराब था। हमारा बुजुर्गों को बहुत से उपयुक्त हुआ है ये योजना से। ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಸಾದವರು ಹಾಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಜನ್ಮನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು सल्यूट। ऐसे ही JJM से जो हर घर में पानी जो मिल रहा है, इसके वजह से हमारे यहाँ पानी का कोई दिक्कत ही नहीं है। आज मेरे जो 5 ग्राम जो हमारे पंचायत में पंचायत के हिस्सा है, वो सारे ग्राम में हम जल हर घर में जल दे रहे हैं। ನಮ್ಮ ಹುಲಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 4 ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ರೋಡ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಕ್ಕಳು, ವಯೋವೃದ್ಧರು ತುಂಬಾ ಜನ ನಡೆದಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ರಸ್ತೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಓಡಾಡುವಂತ ರಸ್ತೆ, ಬಲ್ಲೆಮುಂಡೂರು ಪನ್ನಂಪೇಟೆಗೆಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ರಸ್ತೆ. इसका हम बहुत बहुत आभारी है, हम बहुत खुश है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, भारत सरकार को, मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो ये
ये तो था हमारा खास सेगमेंट मेरा गांव आज। और अगर आप अब से कुछ देर में अपने ऑफिस निकलने वाले हैं या किसी कारणवश अब तक आपको अखबार पढ़ने का समय नहीं मिला है, तो आप प्रेस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने वाले हैं कि आज समाचार पत्रों में वो कौन सी प्रमुख और दिलचस्प खबरें छपी हैं। संध्या। बिल्कुल भावना, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत कर लेते हैं और बता देते हैं कि आज के इस प्रेस रिपोर्ट्स में क्या कुछ खास है। तो स्वस्थ भारत की बात हम सबसे पहले करते हैं, क्योंकि आशा और उम्मीदों के ये जो 7 साल हैं वो किस तरह से रहे हैं वो साफ तौर पर आज दर्शकों को जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो साल 2018 का दिन था जब रांची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। और आज हम देख रहे हैं कि लगातार किस तरह से लोगों को स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधाएं प्रदान की जा रही है। और आज के हिंदुस्तान अखबार में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने एक आर्टिकल भी प्रकाशित किया है, लिखा है और उन्होंने बताया है कि मुझे आज भी उस दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वो शब्द याद आते हैं जब देश में किसी को भी केवल इसलिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो इसे वहन नहीं कर सकते हैं। तो आज की ये खास खबर है जिसे जानना बहुत ही जरूरी है। खेल से जुड़ी अगली खबर है और भारत पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी करने जा रहा है और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाला है ये चैंपियनशिप का खिताब कौन जीतेगा ये देखने वाली बात होगी। राजधानी के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में तैयार किया गया है खिलाड़ियों का ट्रैक। 102 देशों के पैरा खिलाड़ी स्पर्धाओं में हिस्सा लेने वाले हैं। 180 पदक खेलने के लिए एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं। ब्राजील, जर्मनी, एस्टोनिया, ट्यूनेशिया और कोलंबिया की टीम आ चुकी है भारत। बिल्कुल, तो एक और खबर से रूबरू कराते हैं अपने दर्शकों को। आपको बता दें कि शहद उत्पादन में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बिहार बन गया है। जी हां, करीब 20 साल पहले बिहार ने शहद के उत्पादन में काफ़ी तेज़ी से प्रगति की है। 2005 से पूर्व जहां राज्य में काफ़ी कम मात्रा में शहद का उत्पादन हुआ करता था, तो वहीं अब ये आंकड़ा बढ़ गया है। अगर वर्ष 2023-24 पर नज़र डालें तो 18,030 मीट्रिक टन से ज़्यादा इसका उत्पादन हो चुका है। तो नए मानक गढ़ रहा है बिहार। तो ये तो थी आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित कुछ मुख्य सुर्खियां। आगे बढ़ेंगे। आज विश्व सांकेतिक भाषा दिवस है। प्रतिवर्ष 23 सितंबर को ये संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। बिल्कुल, संकेतों या व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व है। जन्म से लेकर अंतिम समय तक मनुष्य संकेतों का विभिन्न माध्यमों से प्रयोग करता आया है। सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर आज देखिए डीडी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। सांकेतिक भाषा का इतिहास अति प्राचीन है। इसका उपयोग बधिर लोगों के साथ संवाद करने के लिए किया जाता रहा है। आधुनिक सांकेतिक भाषा का प्रारंभ 18वीं शताब्दी में हुआ, जब बधिर शिक्षा के लिए विशेष शिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई। भारत में बधिर लोगों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का लगभग 2.2 है। लगभग 2.5 करोड़ लोगों की यह संख्या सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर भव्य भारत के निर्माण में सहयोग कर रही है। सांकेतिक भाषा के महत्व और बधिर समुदाय के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व सांकेतिक भाषा दिवस प्रतिवर्ष 23 सितंबर को मनाया जाता है। इसका आरंभ बधिर समुदाय के लिए काम करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ ने किया था। विश्व सांकेतिक भाषा दिवस 2018 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। सांकेतिक भाषा के महत्व को समझने और बढ़ावा देने से लेकर बधिर समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना और उनके लिए समान अवसर प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आज का दिवस जो अपनी हियरिंग इम्पेयर्ड कम्युनिटी है, स्पेशली जो डेफ लोग हैं, उनके लिए काफ़ी महत्व का दिन होता है। एक तो उनके खुद के नेटवर्किंग इवेंट्स बहुत सारे होते हैं, फिर पॉलिसी मेकर और कॉर्पोरेट्स के साथ बातचीत होती है। भारत में सांकेतिक भाषा तो बहुत दशकों से थी, पर जब से ISLRTC बना और 2015 में सुगमता अभियान वगैरह चालू किए गए, आज 10,000 से ज़्यादा शब्दों की ISL डिक्शनरी है अपनी, और हज़ारों टीचर इस पे ट्रेंड हो रहे हैं, डेफ यूथ भी ट्रेन हो रहे हैं, और जो खुशी की बात यह है कि बहुत सारे नॉन डेफ लोग भी साइन लैंग्वेज सीख रहे हैं। कई बार साइन लैंग्वेज थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं, पर पिछले 2-3 साल में हमने देखा कि कम्युनिटी बहुत उत्साही है। बहुत नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, NGO हैं, एकेडेमिया है, वो हाथ मिला के साथ में काम करना चाहते हैं।
साइन लैंग्वेज में अब लीगल प्रोफेशन में काम हो रहा है, स्पोर्ट कमेंट्री में काम हो रहा है। आज आईपीएल की कमेंट्री आप साइन लैंग्वेज में भी देख सकते हो। प्रधानमंत्री जी की मन की बात है, साइन लैंग्वेज साथ में चलता है। इस वर्ष विश्व सांकेतिक भाषा दिवस का विषय है बिना सांकेतिक भाषा के मानवाधिकार नहीं। सांकेतिक भाषाएं एक दूसरे से हस्त मुद्राओं, व्याकरण और सांकेतिक वाक्य संरचना के आधार पर भिन्न होती हैं। भारत में प्रयोग की जाने वाली सांकेतिक भाषा ISL है। भारत सरकार भी इसके प्रचार प्रसार के लिए सतत कार्य कर रही है। विभिन्न प्रशासनिक उत्सवों पर कैबिनेट ब्रीफिंग, मन की बात, बजट आदि मुख्य कार्यक्रमों में सांकेतिक भाषा में भी विवरण प्रस्तुत होते हैं। दूरदर्शन समाचार द्वारा सांकेतिक भाषा में समाचारों का प्रसारण किया जाता है, जिसका प्रसारण अनेक चैनलों पर यथा समय किया जाता है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकल्प चल रहे हैं। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान केंद्र दिल्ली सहित NCERT आदि प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों की भी इसमें बड़ी भूमिका है। निश्चित रूप से सरकार के साथ साथ समाज का सहयोग पाकर सांकेतिक भाषाएं निरंतर समृद्धि को प्राप्त कर रही हैं। गवीश द्विवेदी के साथ शरद मुद्गल की रिपोर्ट, DD न्यूज। और नया सवेरा में बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। पता है हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं मौसम का हाल। ग्राफिक्स के जरिए जानिए आपके शहर का न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
तो मौसम का हाल जानने के साथ ही अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़े जाएंगे कुछ खास झलकियों के साथ। आपको बताएं कि साल 1997 से दिल्ली में श्री राम कला केंद्र रामायण प्रस्तुत कर रहा है। ये रामलीला देखना अपने आप में दिलचस्प अनुभव होता है। तो आप इन मनमोहक झलकियों का आनंद लीजिए। इसी के साथ आपको नया सवेरा के आज के अंक में छोड़े जा रहे हैं रामलीला से जुड़ी कुछ अद्भुत झलकियों के साथ। इस भव्य और खूबसूरत नृत्य नाटिका का आनंद लीजिए। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम साथी संध्या को दीजिए अनुमति। नमस्कार। देख के मुखार बिंद रघुवर छवि के समान।